शांति तोड़ते हुए कहा, सोम की अचानक इनएक्टिविटी सस्पिशियस है। शायद वो रीग्रुप हो रहे हैं या कुछ प्लान कर रहे हैं। या होंगलियान ने भी कहा, उनकी इंटेलिजेंस डिस्टर्बिंगली हाई है। ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई ह्यूमन मास्टरमाइंड हो सकता है। लियांग जिंगू आर्म्स क्रॉस करके पूछता है, अगर वो नहीं दिखते तो क्या हम यहाँ इंडिफिनिटली रुकते हैं? क्या कोई अपडेट्स है तुम्हारे बेसिस से? सबने अपने सर हिला। कुछ नहीं, बेसिस साइलेंट है। हमारी सर्विलेंस दिखाता है कि कोई मूवमेंट अबव ग्राउंड नहीं है। एक सोच ज़ैंगी के दिमाग में आई और उसने लियांग जिंगू की तरफ देखा। क्या ये ज़ोंबी किंग से रिलेटेड हो सकता है जो तुमने मारा था? ज़ोंबी किंग ज़ोंबीज की हायरार्की का एक पिवटल फिगर था जो स्वॉर्म्स का कोर था। इसका मरना स्वॉर्म को डिसरप्ट कर सकता था, लेकिन ज़ैंगी का शक था कि हेवनली सी सिटी में मल्टीपल ज़ोंबी किंग्स हो सकते हैं। शायद किसी तरह से लिंक्ड हो। ये संभव है कि एक को मारने से दूसरों को अलर्ट कर दिया हो। ज़ैंगी ने सुझाव दिया, अगर वो कनेक्टेड है तो वो शायद सिमिलर फेट से बचने के लिए कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। लीडर ने इस थ्योरी पर विचार किया, ये समझते हुए कि ज़ोंबी की एब्सेंस उनकी सेफ्टी की गारंटी नहीं है। सिचुएशन को केयरफुल कंसीडरेशन और अननोन थ्रेट्स के लिए प्लानिंग की जरूरत थी जो उनके आगे था। लियांग जिंगू का चेहरा शांत था जब उसने एंशियस क्राउड से कहा, ये तो सिर्फ शुरुआत है। शायद अब हमारे पास स्पेक्टेटर्स है, लेकिन पेशेंस ही की है। ये फिशिंग की तरह है, हमें फिशरमैन और मछलियों से भी ज्यादा पेशेंस रखना होगा। हर प्लान में कुछ न कुछ कमी होती है और वो लोग अब तक जो जानते हैं उसी पर काम कर रहे हैं। अगर उनका करंट अप्रोच फेल होता है तो फिर वो एक अलग टैक्टिक्स ट्राई करेंगे। ज़ोंबीज के वहीं रुकने से उन्हें सिर्फ टाइम खोने का रिस्क है। अनफॉर्चुनेटली अब तक किसी ने बेटर प्लान नहीं बनाया है और कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता और इन्वेस्टिगेट करने का सोचता है। इसलिए वो लोग वेट और ऑब्जर्व करते रहते हैं। मीटिंग के दौरान ज़ैंगी ने डिस्क्रीटली जिंगी जियांग को देखा, जिसका एक्सप्रेशन इम्पैसिव था। इसने ज़ैंगी को रीअश्योर किया कि उसकी एक्शंस का पता नहीं चला है, लेकिन इसने उसे ये भी सोचने पर मजबूर किया कि जो फॉरबिडन प्लेस है वो उसने सोचा था उससे कम सिग्निफिकेंट हो सकता है। अगर वो सच में इम्पोर्टेंट होता तो स्नो वर्शिपर्स और भी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी मेजर एनफोर्स करते। फिर भी ज़ैंगी ने डिसाइड किया कि वो रात को जो उसने डिस्कवर किया था उसका पता लगाएगा। उसने कुछ कलीग्स को जगाया और जो आइटम्स उसने हासिल किए थे वो दिखाए। ग्रुप को पता था कि उसने स्नो वर्शिपर्स के फॉरबिडन लैंड में घुसपैठी की थी। हालांकि वो नर्वस थे, उनकी क्यूरियोसिटी ज्यादा थी और छुपी हुई चीजों को पाने का एक्साइटमेंट महसूस करना आसान नहीं था। ज़ैंगी ने रेड फ्रूट, कुछ ब्रांचेस और लीव्स को एक पिक्यूलियर कुकून पर रखा। जब कुकून दिखाई दिया सबकी आंखें खुली रह गई। इसका साइज ये सजेस्ट करता था कि इसमें कुछ अनयूजुअल हो सकता है, शायद एक इंसान भी। फिर ज़ैंगी ने ज़ोकीर से कहा, तुम इस टाइप का काम सबसे ज्यादा जानती हो, क्या तुम इन्हें लैब में एग्जामिन करने के बाद लीड ले सकती हो? उनके पास थॉरो इन्वेस्टिगेशन करने के सारे नेसेसरी टूल्स थे। हमें फ्रूट और ब्रांचेस को वहाँ स्टडी करना चाहिए। ज़ोकीर ने सजेस्ट किया, ये इन्वायरमेंट ऐसे डिटेल्ड वर्क के लिए आइडियल नहीं है। उसने ककून की तरफ देखा जो एक मम्मी की तरह दिखता था। उसकी ऑब्जर्वेशन में सबका एग्रीमेंट मिला। ज़ैंगी ने एंटिसिपेट किया था कि ककून में मम्मी होगी, एग नहीं। सबकी एंटिसिपेशन बढ़ती गई और ज़ोकीर ने अपना सर्जिकल टूल निकाला, लेकिन कट करने से पहले उसने ककून पर फ्लैशलाइट साइन की। लाइट के थ्रू उन्होंने एक थिन स्केलेटल फिगर को अंदर देखा। ये सच में एक मम्मी है, किसी ने एक्सक्लेम किया और ज़ैंगी ने रिलीफ महसूस किया। ये फिगर जो कि अजीब था फिर भी उनके समझ के दायरे में था। मुझे लगता है मुझे पता है ये सब क्या है, ज़ैंगी ने कहा अपने दिमाग में कुछ हिपोथेसिस बनाते हुए। तुम्हारा मतलब क्या है? लियांग यू ने पूछा इंट्रिग्ड होते हुए। ज़ैंगी ने ग्रीन किया, चलो पहले इसे खोलते हैं। शायद ये उतना मिस्टीरियस नहीं है जितना लगता है। प्रिसीजन के साथ ज़ोकीर ने एक ब्लेड चुनी और ध्यान से डार्क ग्रीन ककून को काटना शुरू किया। अंदर उन्होंने एक बॉडी पाई, सिर्फ स्किन और बोन्स, जैसे ज़ैंगी ने एक्सपेक्ट किया था। इसने उसे एक अनेक कॉर्प्सेस की याद दिलाई जो उन्होंने अबैंडन्ड बिल्डिंग में देखे थे, जो प्लांट की फंक्शन को रिवील कर रही थी। बस इतना ही, ज़ैंगी ने एक्सप्लेन किया, सबकी आंखों में क्यूरियोसिटी देखते हुए। उस बिल्डिंग के अंदर एक जायंट म्यूटेंट प्लांट है जो इन बॉडीज से न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट करता है ताकि ये रेड फ्रूट प्रोड्यूस कर सके। हमने देखा है कि स्नो वर्शिपर्स इसे खाते हैं, तो ये उनका फूड सोर्स हो सकता है। उनकी फॉरबिडन लैंड असल में एक लिविंग ग्रैनरी है जो ये एक्सप्लेन करता है कि वो इसे इतना क्लोजली क्यों गार्ड करते हैं। रिवोल्यूशन के बावजूद सब थोड़ा अंडरवेल्म महसूस कर रहे थे। उनके पास काफी फूड था और जबकि प्लांट फैसिनेटिंग था, उन्हें इसकी जरूरत नहीं थी। ज़ोकीर ने ड्रेन्ड बॉडी को अपने स्कैल्प से पोक किया, कंफर्म करते हुए कि ये पूरी तरह से न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो चुकी थी। जब हम वापस आएंगे फ्रूट और इसकी लीव्स की कंपोजिशन एनालाइज करेंगे, देखते हैं क्या कोई अनयूजुअल है। ज़ैंगी का प्लांट में इंटरेस्ट कम होता जा रहा था, लेकिन उसने कॉशन का हैबिट बनाए रखा। ज़ोकीर को थॉरो होने के लिए भी प्रॉम्प्ट किया, मुझे थोड़ा टाइम दो। उसने रिप्लाई दिया, ये स्टडी करना आसान होना चाहिए। मैं सैंपल्स लूंगी और माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिन करूंगी बायोलॉजिकल रेजेंस के साथ। इस बीच मैंग सुयू ने अपने ग्लव्स उतार दिए और लियांग जिंगू से कहा, ये सिर्फ एक बॉडी है, न्यूट्रिएंट्स से ट्रेन, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं। फ्रूट के हेलोजिनेटिक इफेक्ट्स हैं, शायद सेक्ट लीडर द्वारा फॉलोवर्स को कंट्रोल करने के लिए उसे तैयार किया जाता है, लेकिन इसमें कोई जर्म्स नहीं है। ये शुगर में रिच है जो इसे काफी न्यूट्रिशियस
बनाता है। बियान जिन्हू ने ग्लासेस एडजस्ट किए और नॉट करते हुए कहा, जब हम वापस आएंगे कुछ रूट सैंपल्स ले चलते हैं, देखते हैं कि लैब एक्सपर्ट्स इसे कल्टीवेट कर सकते हैं, ये काफी यूजफुल हो सकता है। अबैंडन्ड बिल्डिंग में जिंगजियान ब्लड वाइन्स के सामने खड़ा था, हैंगिंग ककून्स के रो को ऑब्जर्व करते हुए और उन्हें काउंट कर रहा था। उसे पता चलता है कि एक मिसिंग है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कितना अजीब है। अगली सुबह ज़ोंबी होर्ड का कोई निशान नहीं था, जो सबको इंक्रीजिंगली एंशियस बना रहा था। मूवमेंट की कमी ये सजेस्ट कर रही थी कि ज़ोंबी कुछ ओमनियस प्लॉट कर रहे हैं। बॉर्डर मिलिट्री ने रिवर साउथ डोमेन रीजन से रिसोर्सेज मोबिलाइज किए। सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करते हुए हेवनली हाई सिटी को मॉनिटर करने के लिए ज़ोंबी मूवमेंट्स को ट्रैक करने की उम्मीद में उनकी कोशिशों का रिजल्ट तब मिला जब उन्होंने कुछ लीड अनकवर किए। सबको एक साथ बुलाते हुए बॉर्डर आर्मी ने लेटेस्ट डेवलपमेंट शेयर किए। ज़ोंबीज यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। इनिशियल एस्टिमेट सजेस्ट कर रहा है 1 लाख से ज्यादा है। एक फियर्स बैटल के लिए तैयार हो जाओ। जब बियान जिन्हू ने 1 लाख ज़ोंबीज का जिक्र किया तो लोगों ने अपने आईब्रोज उठाए और उनके हार्ट बीट्स तेज हो गए। सिर्फ 2000 फाइटर के साथ ऐसे फॉर्मिडेबल एनिमी का सामना करना डाउंटिंग लग रहा था, खास तौर पर एडवांस ब्रोंज आर्मर ज़ोंबीज के पोटेंशियल प्रेजेंस को देखते हुए। जैंगी ने साइलेंटली स्पेकुलेट किया कि एक्चुअल नंबर ज़ोंबीज का 1 लाख से ज्यादा हो सकता है। बियान जिन्हू शायद थ्रेट को डाउन प्ले कर रहा था, क्राउड को बेट के तौर पर इस्तेमाल करते हुए छोटी फिगर के साथ स्टेबलाइजिंग कर रहा था। सच में जैंगी को लगता था कि ज़ोंबी काउंट ऑफिशियल एस्टिमेट से डबल या ट्रिपल हो सकता है। एक रिमोट नाव लाइन में ही उसने ऑलरेडी टेंस ऑफ थाउजेंड्स देखे थे और ज़ोंबी सब तरफ से हेवनली सी सिटी की तरफ आ रहे थे। मिलियंस पॉसिबल लग रहे थे, लेकिन जैंगी ने अपने विचारों को अपने पास रखा। उनके पास फर्क करने के लिए बहुत कम लोग थे और जरूरत पड़ने पर वो हेवनली सी सिटी से भाग सकते थे। अगर ऐसा हुआ तो वो उनके साथ रिट्रीट करते, ये सुनिश्चित करते हुए कि वो और दिन लड़ने के लिए जीवित रहे। आखिरकार जैसे कि कहा जाता है, जब आपके पास जिंदगी है आपके पास उम्मीद है। बियान जिन्हू ने कहा, तुम्हें पूरे ग्रुप को मारने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें थोड़ा डिले कर दो, इससे हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगी। उसने कंटिन्यू किया, जब हम अंडरग्राउंड चले जाएंगे और ज़ोंबी किंग को निकाल लेंगे तो होर्ड से डील करना बहुत आसान होगा बिना उसके लीडर के। 1 लाख ज़ोंबीज, शायद और भी ज्यादा। उसने डिसबिलीव के हिंट के साथ ऐड किया, कंडक्टर के बिना तो काफी मुश्किल है। सोचो अगर हमें 1 लाख पिग से डील करना पड़ता, हम उन्हें 3 दिन में नहीं पकड़ सकते। इसे भूल जाओ, उसने समझाया। खुशकिस्मती से वो यहाँ इतनी बड़ी संख्या में है, इसका मतलब ये है कि एक बार का मौका है उन्हें एक साथ खत्म करने का। बिटर अब स्वीट बाद में। जियाओ होंगलियांग ने सीरियस लुक के साथ ज्वाइन किया और अपने हाथों को क्रॉस किया। मुझे डर है कि हम लंबी देर तक नहीं टिक पाएंगे। जब वक्त आएगा हम स्वयं से ओवरवेल्म हो सकते हैं और यहाँ अपनी जिंदगी खो सकते हैं। सबको पता है कि बॉर्डर आर्मी का 1 लाख ज़ोंबी का क्लेम अनरिलायबल है। असल में नंबर्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं। पहले उनके पास अंडरग्राउंड बेसेस थे जहां वो रिट्रीट कर सकते थे, लेकिन अब स्नो वर्शिप चर्च में स्टेशनड है। उनके पीछे सिर्फ एक ग्रुप है जो प्रोटेक्शन की जरूरत में है। वो कांग्रीगेशन को प्रोटेक्ट करने में खास तौर पर इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन अगर ज़ोंबीज उनके लाइंस को तोड़ते हैं तो 5 बेसेस फॉर्मेशन का कोलैप्स सबके लिए डूम का मतलब होगा। डिटर्मिनेशन के साथ उन्होंने इनएविटेबल का सामना किया। लियान जुनगू ने अपने ग्लासेस एडजस्ट किए और कहा, अगर तुम्हें डिफेंसेस ज्यादा चैलेंजिंग लग रहे हैं तो तुम दूसरों के साथ टास्क स्वैप कर सकते हो। और फिर शिया होंगलियांग की तरफ देखा, या हमारे साथ ड्यूटी स्वैप कर लो। शिया होंगलियांग का डिस्कम्फर्ट साफ दिख रहा था, जबकि ज़ोंबी टाइट से डिफेंड करना डॉन्टिंग था। ये इन्वेस्टिगेशन टीम के काम से बेहतर था। उनमें से 7 लोग गहरे अंडरग्राउंड में जाने वाले थे, जिसमें से उन्हें नहीं पता कितने ब्रॉन्ज आर्मर्ड ज़ोंबी और कितने ज़ोंबीज का सामना करना पड़ेगा। हेवनली सी सिटी में कोई भी फोर्सेस इन्वेस्टिगेशन टीम की ताकत और हिम्मत से मैच नहीं कर सकती थी। इसके हर एक मेंबर एक इलाइट फाइटर था, जिसमें से सबसे कमजोर भी साइड लीडर का डेप्यूटी लेवल था। जैंगी और दूसरों के एस्टिमेट्स के मुताबिक कम से कम 3 मेंबर्स शिया होंगलियांग और दूसरे फोर्सेस के लीडर्स के बराबर थे। लियान जुनगू की पर्सनल कॉम्बैट प्रॉवर्स तो हेवनली सी सिटी के सारे म्यूटेंट्स से ज्यादा थी, कम से कम सरफेस पर। उसके पास वैली चियांकिंग खड़ा था, जो देखने में हार्मलेस लग रहा था, लेकिन एक फॉर्मिडेबल वाइस कैप्टन था। शिया होंगलियांग ने आखिर कहा, मुझे समझ आता है, इस पॉइंट पर हम जो कर सकते हैं वो ये है कि हम लड़ते हैं। कैप्टन बियान, हम अपनी उम्मीद आपको सौंप रहे हैं। बोलना आसान है, बियान जुनगू ने धीरे से रिप्लाई दिया। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, डिफेंसेस मजबूत हो रहे थे और सबसे बड़े बैटल की एंटिसिपेशन बढ़ रही थी। इसका आउटकम हेवनली सी सिटी का फेट तय करेगा। अगर वो फेल होते हैं तो सिटी एक ग्रेवयार्ड बन जाएगी और रिवर साउथ डोमेन शायद इसे मैप से ही हटा दे। ये टेंस एटमॉस्फेयर जैंगी पर असर कर रहा था, जो पहले काफी रिलैक्स था। उसकी एंजाइटी बढ़ गई। अगर हम फेल हो गए तो उसने अपने ऑप्शंस पर विचार किया। डबल डोर के थ्रू अपने कंपेनियंस के साथ भाग जाना, फिर वापस आकर यांग शिनशिन और दूसरों को ले जाना ताकि वो हेवनली सी सिटी को छोड़ सके। इन कंसर्न्स के साथ जैंगी ने बियान जुनगू से संपर्क किया। मिस्टर बियान, मुझे एक सवाल पूछना है, क्या मैं आपकी एडवाइस ले सकता हूँ? बियान जुनगू जैंगी की पोटेंशियल को देखते हुए, जो उसे रिक्रूट भी करना चाहता था, आराम से बोला, बिल्कुल, आपको क्या जानना है? जैंगी ने पूछा, हमें हेवनली सी सिटी की सिचुएशन का क्लियर पिक्चर है। जब हम ज़ोंबी किंग से डील कर लेंगे तो ज़ोंबी क्राइसिस खत्म हो जाएगी। तो फिर हमने रिवर साउथ डोमेन के रीइंफोर्समेंट्स क्यों नहीं मांगे?
मैं मोरल ऑब्लिगेशन की बात नहीं कर रहा, लेकिन उनकी ताकत के साथ इलाइट सोल्जर्स भेजना तो आसान होना चाहिए ज़ोंबीज को हैंडल करने के लिए। तो फिर अभी इतनी प्रेशर क्यों है? बियान जुनवो हेवनली सी सिटी के सारे सिटीज का ओवरसाइट रखता था और वो श्योरली मैसिव कैजुअलिटीज नहीं चाहता था। इस वक्त लोगों की वैल्यू ज्यादा है। जैंगी ने बिलीव किया रिवर साउथ डोमेन नहीं चाहता कि हेवनली सी सिटी में ज्यादा डेथ्स हो, वरना उन्हें क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए कोई नहीं भेजना चाहिए था। बियान जुनवो ने जैंगी की बातों पर हंसी की, फिर उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि हेवनली सी सिटी की सिचुएशन सीरियस है? जैंगी ने थोड़ा हेजिटेट किया, क्या ये सीरियस है? बिल्कुल, इतनी बड़ी ज़ोंबी अपराइजिंग तो हेवनली सी सिटी को घोस्ट टाउन में बदल सकती है और ये पड़ोसी सिटीज तक भी फैल सकती है। क्या ये सीरियस नहीं है? जैंगी ने पूछा, थोड़ा अनश्योर होते हुए। हाँ, ये तो सीरियस है, बियान जुनवो ने जवाब दिया। ये सिर्फ तुम्हारा पर्सपेक्टिव है। उसने सीरियस होते हुए कहा, सुनो जैंगी, हेवनली सी सिटी बड़ी है, लेकिन रिवर साउथ डोमेन के ग्रैंड स्कीम है ये सिर्फ एक ऑर्डिनरी सिटी है। हर दिन नए प्रॉब्लम्स खड़े होते हैं इस रीजन में। म्यूटेंट्स, थ्रेट्स, एलियन इन्वेजन्स, मिस्टीरियस इवेंट्स। इस चेंज के एरा में बहुत सारी चैलेंजेस हैं जो समझना मुश्किल है। रीजन में बहुत कुछ मैनेज करना होता है और जैसे इन्वेस्टिगेशन टीम्स जैसी हमारी लिमिटेड है, इसीलिए जब तक सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोलेबल नहीं होती, रीजन किसी बड़ी फोर्स को डिप्लॉय नहीं करेगा। उसने जैंगी के कंधे पर हाथ रखा। दुनिया बहुत बड़ी है, एक सिटी से काफी बड़ी। अगर तुम कभी बाहर जाओगे तो देखोगे ये रिलेटिवली स्टेबल है। नदियों और झीलों के बीच और फेमस माउंटेन्स के बीच वहाँ घोस्ट रैम्पेंट्स हैं। जैंगी की आंखें क्यूरियोसिटी से भर गई, लेकिन उसने हेवनली सी सिटी छोड़ने के लिए रेजिस्टेंस महसूस किया। उसने अपने सर को हिलाया, नहीं, मैं तो घर बैठे रहने वाला हूँ, मैं हेवनली सी सिटी में ही रहने में खुश हूँ। बियान जुनवो बस मुस्कुराया। अगर तुम्हें कभी अपना माइंड बदलना हो तो तुम मुझसे संपर्क कर सकते हो। उसने थोड़ा हेजिटेट किया अपने सर्टेन फ्यूचर को सोचकर। चलो इसे डिस्कस करते हैं जब हम स्वॉर्म से डील कर लेंगे। दिन गुजर रहे थे और एक अजीब साइलेंस स्नो वर्शिप चर्च को भर गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे ज़ोंबीज हेवनली सी सिटी से गायब हो गए हैं, लेकिन जैंगी और उसके कंपेनियंस को बेहतर से पता था ज़ोंबीज गायब नहीं हुए थे। वो ह्यूमन फोर्सेस पर एक डिसिसिव असॉल्ट के लिए ताकत इकट्ठा कर रहे थे। आखिरकार 5वें दिन को ज़ोंबीज ने अटैक किया। उन्हें पहले एक बॉर्डर गार्ड पोस्ट पर देखा गया। नेबुला सिस्टम के सैटेलाइट पोजीशनिंग की वजह से उन्होंने हेवनली सी सिटी में सब कुछ रियल टाइम में मॉनिटर किया। जैसे ही ज़ोंबीज स्नो चर्च के 3 सबवे एंट्रेंस से बाहर आए, एक अर्जेंट वार्निंग गई, ज़ोंबीज का टाइड आ रहा है, बैटल शुरू होता है। वो 3 सबवे एंट्रेंस से निकलते हुए एक डिस्टर्ब नेस से एंट की तरह आगे बढ़ते गए। जल्द ही पूरी जमीन ज़ोंबी से भर गई और भी ज़ोंबीज सबवे के गहराइयों से निकलते रहे। कुछ ही मिनट्स में 70 या 80 हजार ज़ोंबीज स्नो वर्शिप चर्च के आसपास आ गए, जिसमें टावरिंग ब्रोंज आर्मर्ड ज़ोंबीज भी थी जो आम ज़ोंबीज से 2 या 3 गुना ज्यादा लंबे थे। साथ ही कॉर्प्सेस के बीच में रैट्स के झुंड भी तेजी से घूम रहे थे। सब लोगों ने इस मूवमेंट के लिए साइकोलॉजिकल तौर पर तैयारी की थी, लेकिन आने वाले होड़ की इतनी बड़ी संख्या देखकर किसी का भी गुस्सा निकल गया। बॉर्डर आर्मी, बियान जुनवो और दूसरे लोग ऑलरेडी स्नो वर्शिप चर्च से रिट्रीट कर चुके थे। उन्हें स्ट्रेटेजिक डिकैपिटेशन का काम दिया गया था, डायरेक्ट कॉम्बैट में एंगेज होने के बजाय। इसीलिए ज़ोंबीज की टाइड का सामना करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी 5 फोर्सेस के कंधों पर थी। जैंगी छुपकर डिटरमाइंड था। सेंट जॉर्ज कैथेड्रल पर पहुंचा, जोकीर को युआन कोंगे के पास छोड़ते हुए, प्लीज इसकी रक्षा करो, उसने कहा। युआन कोंगे ने चुप रहकर विजिलेंट रही। ये सुनिश्चित किया कि चर्च हमेशा 3 म्यूटेंट्स की नजर में रहे जो सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। उनकी प्रेजेंस के साथ अगर कोई ज़ोंबी पैरामीटर को तोड़ता भी है तो वो कुछ समय के लिए टिक सकेंगे। जोकीर की सेफ्टी को सिक्योर करने के बाद जैंगी जल्दी से अपने पोस्ट पर वापस आया। स्नो वर्शिप चर्च के बाहर कैनन फायर शुरू हो गई। सभी मेजर फोर्सेस अपने रिसोर्सेज खत्म कर चुकी थी, आर्टिलरी और रॉकेट लॉन्चर्स को बैटलफील्ड के रियर में पोजीशन करते हुए, जबकि रेगुलर फायर आर्म्स ज़ोंबीज के खिलाफ इनइफेक्टिव थे। ये हेवी वेपन ज्यादा पोटेंट साबित हुए। जब तक कुछ कार्बन बेस्ड हैं, इसे ब्लोन टू पीसेस होने से बचने का कोई रीजन नहीं है। गन फायर का आवाज बैटलफील्ड पर गूंज रहा था और फ्लेयर्स आसमान को रोशन कर रहे थे, नीचे के केओस को इल्यूमिनेट करते हुए। इस कठोर रोशनी के नीचे ज़ोंबीज और रैट्स का डेंस पैक्ट एक इमेंस सेंस ऑफ प्रेशर क्रिएट कर रहा था और कैनन ब्लास्ट पर डजन्स ऑफ ज़ोंबीज उड़ा दिए गए, कॉर्प्सेस के टाइड में टेम्पररी होल्स क्रेव करते हुए। लेकिन ये गैप्स जल्दी से रिलेंटलेस होड़ से भर गई। जल्द ही ज़ोंबीज ने पैरामीटर से 1000 मीटर से ज्यादा पुश किया। इसने सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस एक्टिवेट करने का काम किया। स्नो वर्शिप चर्च के आसपास 3 स्ट्रेटेजिकल प्लेस्ड वॉल्स ऑफ फायर थी जो ज़ोंबीज के आसपास आते ही इग्नाइट होने के लिए तैयार थी। होड़ की डेंसिटी ने ये सुनिश्चित किया कि जब एक वॉल आग पकड़ती है तो फ्लेम्स तेजी से फैल जाएगी। जैंगी एक एलिवेटेड वेंटेज पॉइंट पर खड़ा था, ज़ोंबीज को मेथोडिकली टारगेट करते हुए। उसके पैरों के नीचे 10 डफल बैग्स थी जो टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बुलेट से भरी हुई थी। अपनी पोजीशन से उसने बैटलफील्ड के हर पार्ट पर प्रेशर को क्लियरली देखा। इस शॉट से मैं कितने ज़ोंबीज को मार सकता हूँ, उसने सोचा। अपनी स्नाइपर राइफल उठाते हुए एक शूट गूंजता है और ज़ोंबी जो 1000 मीटर दूर था, सीधा उसके सर पर गोली लगती है। खून का मिस्ट उड़ता है। हालांकि उसका सर उड़ जाने के बाद भी ज़ोंबी एमलेसली मूव करता रहा जब तक कि वो आगे बढ़ते होड़ से कुचल नहीं गया। जैंगी ने तेजी से अपनी एम एडजस्ट की। उसकी मूवमेंट्स फ्लूइड और अनहेजिटेंट थी। प्रिसाइज मार्कमैनशिप के साथ जैंगी हर 2 सेकंड में एक ज़ोंबी को गिरा रहा था। सबसे नजदीक के थ्रेट्स को प्रायोरिटी देते
होते हुए ये एक हाई स्टेक्स गेम ऑफ टावर डिफेंस की तरह लग रहा था, लेकिन रियलिटी का बोझ इस गेम से कुछ ज्यादा ही बन रहा था। अपने स्किल्स के बावजूद जैंगी का बैटलफील्ड पर इम्पैक्ट लिमिटेड था। वो ऑर्डिनरी सोल्जर से ज्यादा हंड्रेड्स ऑफ ज़ोंबीज को मार सकता था, लेकिन अपनी पावर से वॉर का आउटकम बदलने में चैलेंजिंग था। मॉडर्न आर्मी के मुकाबले उसके पास एक वाइड एरिया में मैसिव डैमेज डील करने की कैपेबिलिटी नहीं थी। ज़ोंबीज फायर की वॉल को तोड़ते हुए चार्ज कर रही थी, डिफेंस लाइन की तरफ रोर करते हुए। इन लाइंस के पीछे बड़े फ्लेम थ्रोवर्स तैयार थे। ज़ोंबीज को जलाने के लिए ये रेगुलर फ्लेम थ्रोवर से अलग थे, क्योंकि ये आर्मर को भी जला सकते थे और ज़ोंबीज के क्लस्टर को डिक्रीज कर सकते थे। उनके पैरों को एम करो, शियाओ होंगलियांग ने कमांड दिया। फ्रंट लाइन पर एक डिटरमाइंड एक्सप्रेशन के साथ पिछले 5 दिनों में ह्यूमन फोर्सेस ने ज़ोंबी टैक्टिक्स